इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखा। हमने उनके टाइम पीरियड, क्वालिफिकेशन, इम्पीचमेंट प्रोसेस और कैसे कैसे उनकी वैकेंसी हो सकती है, वो सब हमने कल जाना था। आज हम लोग पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर्स होती हैं, लेकिन वो किसी की एडवाइस पे काम करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी पावर्स तो होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, ये सब जो है राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं जिनका राष्ट्रपति जी यूज करते हैं। देखिए, एक एक करके हम लोग इन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले कार्यकारी शक्तियां की एग्जीक्यूटिव पावर्स। भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। बहुत सारी ये नियुक्तियां भी करते हैं। इवन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी ये करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद कैग की नियुक्ति करते हैं, ये महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। अच्छा, गवर्नर्स के बारे में भी आपको पता ही होगा, गवर्नर को अपॉइंट करते राष्ट्रपति। तो बहुत सारी जो नियुक्तियां करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। और भी कई जो है रूल्स ऐसे बनाते हैं जिससे कि उनके नाम पर अगर कोई काम होता है तो वो ऑथेंटिकेटेड हो। उसके बाद कोई SC ST अगर कोई भी उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन करनी हो, SC ST या फिर किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनकी सिचुएशन को देखने के लिए, तो जो है ये एक आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग जो है उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद है, अगर कोई भी मान लो शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है किसी को ट्राइबल एरिया घोषित करना है किसी एरिया को, तो वो भी राष्ट्रपति करेंगे। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनका प्रशासन भी राष्ट्रपति संभालते हैं, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करके। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, और वही जो है उनका प्रशासन संभालते हैं। तो सीधे सीधे जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनके थ्रू प्रशासन करते हैं यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। उसके बाद अगर कोई भी यूनियन अफेयर्स है, जो यूनियन अफेयर्स का जो भी प्रशासन है, वो उनकी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। कोई भी काम अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो उनकी जानकारी मांगने का हक है राष्ट्रपति को। उसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर्स। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, यानी कि उनके अंदर विधि का निर्माण होगा। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या है कि विधि के निर्माण में उनकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या उनकी पावर है। आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 है। तो यानी कि राष्ट्रपति भी जो है इनका एक अभिन्न अंग है। तो संसद को बुलाने का काम राष्ट्रपति कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। वो अगर संयुक्त बैठक दोनों सदनों की राष्ट्रपति ने बुला ली तो अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेंगे, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो पहले सेशन की जो शुरुआत में संबोधित करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में भी ये संबोधित करते हैं। अगर मान लो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अगर उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो वो लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसकी कार्रवाई करने के लिए जो है अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। सेम चीज राज्यसभा के अंदर होती है। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं जो, और डिप्टी जो चेयरमैन होते हैं, उनकी जो है उनकी जगह पर भी अगर उनका ऑफिस भी वैकेंट है तो उनकी जगह पर भी वो किसी भी सदस्य को जो है उसकी कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न उठता है किसी मेंबर का, तो क्या होता है कि वो चुनाव आयोग के परामर्श से, यानी कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से वो निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बिल जो होते हैं उनके लिए उनकी पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। जैसे कि मान लो अगर कोई स्टेट बनाना है, कोई नया स्टेट बनाना है, या फिर किसी स्टेट के जो है बाउंड्रीज के अल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी बिल है, तो वो बिल जो है उसके लिए जो है कंसोलिडेटेड फंड से जो भी पैसा निकालना होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही निकाला जा सकता है। इसलिए कुछ बिल पेश करने से पहले पूर्व सिफारिश की जो है जरूरत होती है, वो राष्ट्रपति की होती है। उसके बाद है, अगर मान लो पूर्व सिफारिश से चला तो गया संसद के पास, संसद ने बहुमत से पारित भी कर दिया कोई भी बिल, उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति इसके ऊपर अपनी सहमति दे भी सकते हैं, उस सहमति को रोक के भी रख सकते हैं और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो।
धन विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। अगर मान लो जो ऑर्डिनरी बिल है, जो साधारण बिल है, जो रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने संसद के पास भेज दिया, उसके बाद चाहे वो संशोधन करे या ना करे, यानी कि पार्लियामेंट संशोधन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन फिर भी अगर बिना संशोधन करे भी अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा से वो बिल आता है तो राष्ट्रपति मजबूर होता है सहमति देने के लिए, सहमति देनी ही पड़ती है फिर। इसी तरीके से कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी इनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, देखिए बिल के ऊपर। जैसे राज्यपाल को ये अपॉइंट करते हैं हर स्टेट के अंदर, तो राज्यपाल के पास भी जैसे बिल आते हैं तो वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए उन बिल को अपने पास रख सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो रख सकता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनके मामले में पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेज सकते हैं, सहमति दे भी सकते हैं और सहमति के लिए रख भी सकते हैं। यहाँ पर एक बात है कि संसद का जो रिकंसिडरेशन के बाद जो पारित होने के बाद दोबारा से अगर राष्ट्रपति के पास कुछ भी जो बिल आता है तो उसके ऊपर सहमति देनी अनिवार्य होती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो है रिकंसिडरेशन के बाद भी सहमति दे या ना दे वो उनकी मर्जी है। उसके बाद है कोई भी ऑर्डिनेंस अगर जारी करना है, मान लो संसद सत्र में नहीं, सेशन में नहीं, संसद का कोई एक सदन बैठा है, तो भी जो है अध्यादेशों का प्रचार कर सकता है, इनके ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, क्योंकि संसद के अंदर दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। एक से तो बिल पारित होता नहीं है, दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों सेशन में होने जरूरी है। अगर एक भी सेशन में है ना, दूसरा सेशन में नहीं है, तो भी ऑर्डिनेंस ही जारी होगा, बिल कोई भी जो है संसद से पारित नहीं हो सकता। उसके बाद ऑर्डिनेंस पारित कर दिया, उसके 6 सप्ताह के भीतर भीतर जो है संसद को इसकी संसद की जो मंजूरी होती है वो इसको मिलनी होती है। अगर नहीं मिलती है तो वो जो है अध्यादेश सीज हो जाता है, खुद ऑर्डिनेंस जो है सीज कर दिया जाता है और अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। मान लो अगर जरूरत नहीं है भारत सरकार को, मान लो जब जरूरत थी तब ऑर्डिनेंस जो है जारी करवा दिया राष्ट्रपति से, अगर मान लो अब जरूरत नहीं है उस कानून की तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस को वापस ले लेंगे, वो 6 सप्ताह के पहले भी वापस ले लेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डिनेंस है वो 6 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के अंदर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो बैठक जो उनकी होती है उनके अंदर 6 महीने का गैप हो सकता है। इसीलिए अध्यादेश का टाइम पीरियड 6 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। जो बाद में जो सदन बैठता है, पहले मान लो लोकसभा बैठ गई, उसके बाद जब राज्यसभा बैठती है तो राज्यसभा जो है 6 महीने के भीतर जब वो पारित करना होता है अध्यादेश, तो जो राज्यसभा बैठी है उस तारीख से जो है टाइम पीरियड की गिनती होगी। उससे पहले जो लोकसभा ने अगर मान लो पारित कर भी दिया, उसके बाद 6 महीने बाद वो बैठेगी, रीअसेंबली होगी राज्यसभा की, तो उस डेट से जो है उस डेट से इसका टाइम पीरियड माना जाएगा, किसका, ऑर्डिनेंस का। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर्स, मतलब कि वित्तीय शक्तियां। देखिए जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक के लिए पूर्व सिफारिश की जरूरत होती है, लेकिन धन विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो यूनियन बजट होते हैं संसद के समक्ष जो है उनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति ही होते हैं। उसके बाद कोई भी ग्रांट है, कोई भी ग्रांट की मांग होती है तो उनकी सिफारिश के बिना वो ग्रांट भी नहीं मिल सकता। आकस्मिक निधि से अगर मान लो कॉन्टीजेंसी फंड से भारत सरकार को अपने खर्चे के लिए कुछ निकलवाना है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही निकाला जाएगा। उसके बाद जो है हर 5 साल के बाद जो है एक वित्त आयोग का गठन होता है जो कि राष्ट्रपति करते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी कि जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, उसका क्या काम होता है, जो स्टेट होते हैं और सेंटर होते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वित्त आयोग करता है। और हर 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। उसके बाद है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद इनके पास पावर है कि ये किसी भी कानून पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह के ये बाध्यकारी नहीं होंगे। वो सलाह माने ना माने राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद है अगर कोई भी कोर्ट है मान लो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर जो है सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट है, अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार देता है तो
कुछ मामलों के अंदर जो है राष्ट्रपति उनकी सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है। किस किस मामले में? जहां पर सजा जो है कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो, यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा दी गई हो, या फिर जो सजा संघ कानून यानी कि जो यूनियन लॉ होते हैं उसके खिलाफ अगर किसी ने अपराध कर दिया हो उस मामले में, या फिर मौत की सजा दी गई उस मामले में। इन 3 मामलों के अंदर दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने का हक होता है, पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ये किस किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, पार्डन कर सकते हैं, इनकी क्षमा कर सकते हैं, पूरी तरह से अगर अपराधी को सभी सजाओं से मुक्त कर दिया तो वो पार्डन कहलाता है। कम्यूटेशन क्या होता है कि जैसे जो है डेथ पनिशमेंट दे दी, डेथ पनिशमेंट को जैसे जो है आजीवन कारावास के अंदर बदल दिया, यानी कि थोड़ा सा हल्का रूप दे दिया, तो वो कम्यूटेशन हो जाता है। ये जो है प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं कि वो पूरी तरीके से माफ कर देता है तो मतलब पार्डन हो गया। अगर मान लो थोड़ा सा हल्का रूप दे देता है किसी भी सजा को तो कम्यूटेशन हो गया, जैसे कि डेथ को आजीवन कारावास में। उसके बाद है रेमिशन। रेमिशन क्या होता है कि जैसे मान लो 4 साल की जेल हो गई, 4 साल को वो 2 साल की जेल कर दे तो रेमिशन होता है, यानी कि अवधि को घटा दे, टाइम पीरियड को घटा दे, लेकिन उसका जो है नेचर वही रखे। उसकी जो सजा है, सजा का नेचर वही होना चाहिए, लेकिन टाइम पीरियड को कम कर देते हैं। रेस्पाइट, विराम लगा देना। अगर मान लो किसी को ओरिजिनली कोई भी सजा मिली है, उसके ऊपर कुछ विराम लगा देते हैं। किस लिए? कि अगर मान लो कोई फिजिकली डिसेबल है कोई बंदा, या फिर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, उसके लिए जो है विराम लगा देते हैं, उसकी सजा कम कर दी जाती है। जो मूल रूप से सजा होती है ना, उससे कम दी जाती है, वो होता है रेस्पाइट। रिप्रीव यानी कि अस्थायी अवधि के लिए सजा को रोक देना। इनकी मान लो किसी को डेथ मिल गई, ये स्पेशली डेथ केसेस में होता है, जो डेथ पनिशमेंट होती है उस केसेस में होता है। जो डेथ मिलेगी मान लो, उसके लिए अस्थायी रोक लगा देते हैं, टेम्परेरी जो है टाइम पीरियड के लिए रोक लगा दें, ताकि कोई जो दोषी व्यक्ति है वो कोई राहत मांग सके या फिर माफी मांग सके राष्ट्रपति से। उसके बाद है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती हैं? जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, इनके जो इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज होती हैं, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जितने भी एम्बेसडर भेजे जाते हैं या एम्बेसडर जो भी आते हैं, उन सबका जो क्या कहते हैं उनका या फिर भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे राष्ट्रपति। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले के अंदर, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला हुआ तो उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रपति। एम्बेसडर, कमिश्नर वगैरह को जो है नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति। उसके बाद है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स के अंदर ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं ना, उनके सबके सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये जो है चीफ की नियुक्ति करते हैं, जैसे आर्मी और जो है नेवी होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, उनके जो चीफ होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगर कोई भी युद्ध होना है या फिर शांति की घोषणा करनी है तो वो भी संसद के अनुमोदन यानी कि संसद के अप्रूवल पर वो कर सकते हैं। उसके बाद अब कुछ आपातकालीन जो पावर्स होती हैं वो भी इनको मिली हुई है। 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हो सकती हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ये अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल। देखिए, प्रेसिडेंट्स रूल मतलब कि प्रेसिडेंट का ही रूल है, और ये इनको जो है 2 अनुच्छेद मिले हुए हैं, 356 365, यानी कि खुद के लिए कुछ न कुछ ज्यादा ही करता है बंदा, तो इसलिए इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लगता है। ये जो है 2 अनुच्छेद लिए हुए हैं। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है राष्ट्रपति को तो वो अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास कर दिया तो उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं प्रेसिडेंट। वीटो का मतलब ये होता है बैन लगा देना, यानी कि उसको रोक देना। तो वीटो पावर जो है संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत जो है लगाई जा सकती है। एक तो देखिए बिल के ऊपर सहमति भी दे सकते हैं, वो सहमति नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद जो होता है कि अगर धन विधेयक, मैंने बताया था अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार एक बार हो गया तो उसके बाद उनको सहमति देनी ही पड़ती है। देखिए 4 टाइप की वीटो जो है वो लागू की जाती है, यानी कि 4 टाइप की जो वीटो है वो यूज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, जिसके अंदर सहमति पर ही रोक लगाई जाती है। कोई भी बिल हो गया उसकी सहमति पर रोक लगा दी तो एब्सोल्यूट वीटो होगी। क्वालिफाइड वीटो जो होती है
वो उच्च बहुमत से, यानी कि जो मेजोरिटी होती है ना, वो हाई मेजोरिटी होनी चाहिए, उसके साथ जो है जो विधायिका होती है उसके द्वारा अधिकृत किया जाता है। यानी कि जैसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, दोबारा से अगर जो आएगा, तो अगर हाई मेजोरिटी से आता है तो जो है वो समाप्त कर दी जाती है क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट की। ये हमारे जो है भारत देश में नहीं होता है, ये अमेरिका के अंदर होता है क्वालिफाइड वीटो, हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पे है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो वो होते हैं जो कि सामान्य बहुमत से ही, यानी कि जो सामान्य बहुमत से पास हो जाती है और उसके द्वारा जो है समाप्त कर दी जाती है सस्पेंसिव वीटो के तहत। सस्पेंसिव वीटो जो होती है उसके अंदर क्या होता है, देखो अगर मान लो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, दोबारा से सामान्य बहुमत के बाद अगर मान लो सामान्य बहुमत से कोई बिल दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उससे क्या होता है कि सस्पेंसिव वीटो तो खारिज कर दी गई है, ठीक है, सारा खत्म कर दी जो वीटो तो उनकी, तो वो होती है सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो वो होती है जब अगर विधायिका ने कोई भी बिल पारित कर दिया, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं, पॉकेट में ही अपने जो है बिल को रख लेते हैं। इसका मेन ये बात है। उसके बाद है एब्सोल्यूट वीटो। हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कुछ पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते, उनके द्वारा अगर कोई भी बिल जो है पारित किया जाता है, तो उसके संबंध में एब्सोल्यूट वीटो हो सकती है, सहमति पर रोक लगा सकते हैं। जब कैबिनेट इस्तीफा दे देती है, ठीक है, रिजाइन कर देती है, तो उस टाइम भी जो है एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि जो दोबारा से जब कैबिनेट बैठती है, दोबारा अगर इस्तीफा दे दिया एक कैबिनेट, दोबारा से अगर कोई कैबिनेट आए, तो क्या पता उसको ये कह दे कि मान लो उसको अपनी सहमति रोकने की जो है सलाह दे दे, मतलब सहमति ना दें इसके ऊपर, तो इसीलिए जो है ये एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो बताया था कि सामान्य बहुमत से जो है बिल पारित होने पर जो है इनकी वीटो को समाप्त कर दिया जाता है, और धन विधेयक के मामले राष्ट्रपति के पास यह वीटो नहीं होती। पॉकेट वीटो वो होती है जिसके ऊपर कोई भी कार्यवाही ही ना हो, किसी भी बिल के ऊपर कार्यवाही ही ना हो, वो होती है पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख लेते हैं। लेकिन संवैधानिक जो संशोधन बिल होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, उनके ऊपर वीटो जो है वीटो शक्ति नहीं होती है, पॉकेट वीटो वो नहीं कर सकते। ये किस में लिखा गया है? 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, यानी कि 24वें संवैधानिक जो संशोधन है 1971 का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि वीटो शक्ति यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। उसके बाद जो है हम लोग आर्टिकल्स करेंगे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, या फिर एमसीक्यूज वगैरह है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह वन लाइनर जो है हम लोग करेंगे, वो बाद में दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।